हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर। जहां दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जल्दी से सभी लाइव जुड़ जाइए। और यदि आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो भी ये मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। बाकी ये पेपर हमने स्पेशली डिजाइन किया है टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2025 जो आने वाली है। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। तो आपका पेपर किस लेवल का आने वाला है उसी तरह से हमने पूरा पेपर डिजाइन किया है। पूरे 50 प्रश्नों का आज टेरिटोरियल आर्मी का मॉडल पेपर रहने वाला है। और ये पेपर होगा वो जीडी और ट्रेडमैन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो जो भी विद्यार्थी जीडी या ट्रेडमैन की तैयारी करे, ईमानदारी से ये टेस्ट पूरा लगाना है और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। सभी को टारगेट दिया जाता है 40 प्लस का। 50 में से आपके 40 प्लस % राइट होने चाहिए, इससे कम किसी भी विद्यार्थी के नहीं होना चाहिए। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी का पेपर बहुत इजी आता है, जिसमें जीके के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और साइंस के 15 प्रश्न आपको मिलेंगे और मैथ के 15 प्रश्न मिलेंगे। इसके अंदर रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, पहले पूछी जाती थी, लेकिन 12 जनवरी 2025 को टेरिटोरियल आर्मी का पेपर हुआ था, तब से पैटर्न चेंज कर दिया गया है। रीजनिंग को हटाकर जीके के 20 प्रश्न कर दिए गए। तो बिना देरी किए आज के शानदार जानदार पेपर की हम शुरुआत करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की डिजाइन किसने तैयार की है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों क्या है? तिरंगा। उसकी डिजाइन किसने तैयार की है? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, पिंगली वेंकैया, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो इसकी डिजाइन दोस्तों पिंगली वेंकैया ने तैयार की है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? बी वाला। और याद रखिए, तिरंगे को अपनाया कब गया? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। भारतीय तिरंगे को अपनाया कब गया? तो याद रखिए 22 जुलाई। कब अपनाया गया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। प्रथम बार तिरंगे को दोस्तों कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्या दिया है? भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? यह प्रश्न आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ह्वेन-सांग, दूसरा है इब्न बतूता, मेगास्थनीज या मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेगास्थनीज। कौन होगा? मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। कौन था दोस्तों? पहला विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज की बात करें दोस्तों, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नोट कर लीजिए, निकेटर का क्या था दोस्तों? राजदूत था मेगास्थनीज। और याद रखना, यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। कब आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, यह याद रखना है। और इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। भारत के वर्तमान रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? देखो, मंत्री परिषद का एक आध प्रश्न टेरिटोरियल आर्मी में आने के चांस रहेगा। तो दोस्तों रसायन एवं उर्वरक मंत्री आपको बताना है। तो याद रखना विद्यार्थियों, जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा है। और याद रखना, यह परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी बात करें दोस्तों, तब भी आपको यही करना है। प्रश्न आ सकता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो वो भी जगत प्रकाश नड्डा है। और यदि मैं नितिन गडकरी की बात करूं, सड़क एवं परिवहन मंत्री है। राजनाथ सिंह की बात करें, रक्षा मंत्री है। अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है।
लोकतक झील, लोकतक झील कहां है दोस्तों, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो लोकतक झील दोस्तों मणिपुर के अंदर है। कहां है दोस्तों, मणिपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हो। और इनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जल्दी से जितने भी स्टेट मैंने लिखे हुए हैं, इन चारों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको कमेंट करके आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी जवाब देंगे। आज का होमवर्क क्या रहेगा, इन 4 स्टेट का क्या बताना है, सीएम एंड गवर्नर बताना है दोस्तों। सीएम एंड गवर्नर आपको बताना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इनका कमेंट करके बता दीजिए। सीएम एंड गवर्नर इन 4 स्टेट का आज आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेमा मालिनी बहुत ही शानदार है। ये क्या है दोस्तों, एक नर्तंगियाना है, यानी नाच करने वाली है। कौन से नृत्य यदि बात करें तो विद्यार्थियों वो है भरतनाट्य से संबंधित। और भरतनाट्य की बात करें खास तौर से तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। कहां है दोस्तों, भरतनाट्य की बात करें तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश करना है। क्या करना है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश का है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब देंगे। गोवा पुर्तगालियों से किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। आपको पता है भारत के साथ गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था, पुर्तगालियों का शासन था गोवा पर। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, गोवा पर पहले किनका शासन था, तो पुर्तगालियों का शासन था। किनका शासन था, पुर्तगालियों का। और याद रखिए 1961 में गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। यदि मैं बात करूं तो 19 दिसंबर को हुआ था दोस्तों। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ऑपरेशन विजय के तहत। किसके तहत हुआ दोस्तों, ऑपरेशन विजय के तहत हुआ। तो ये भी नोट कर सकते हैं, ऑपरेशन विजय के तहत हुआ था। ऑपरेशन विजय के तहत स्वतंत्र हुआ था। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, ऑपरेशन विजय चलाया गया। और याद रखना पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक किया है उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। उसका नाम दोस्तों क्या है, ऑपरेशन सिंदूर है। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला बताइए भाई, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। अब देखो कई बच्चे इसके अंदर गलत कर देंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अब कैनबरा की बात करें दोस्तों, यह है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। किसकी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहे ना तो आपको कैनबरा करना था। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रिया की पूछा है, कई बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगा दिया होगा, उनका उत्तर गलत हो गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों वियना है। क्या है, वियना है। मॉस्को की बात करें दोस्तों तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। और याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कोई है तो वो दोस्तों रूस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला, जेआरडी टाटा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। यानी जमशेदपुर टाटा है, उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1992 के अंदर भारत रत्न क्या है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों। क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की बात करें, नागरिक पुरस्कार है। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, शुरुआत कब हुई जल्दी से बता दीजिए। 1954 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1954 में हुई थी। यह आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। 1980 की बात आती है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था दोस्तों, तो 1980 के अंदर मिला था। और एक याद रखिए 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न मिला था। राजीव गांधी को क्या मिला था दोस्तों, भारत रत्न मिला था। ये तीनों डाटा आपको याद रखना है, पेपर के अंदर आ सकता है। जेआरडी टाटा को 1992 में, मदर टेरेसा को 1980 में, और
1991 में राजीव गांधी को क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर, बस्तर भारत के किस राज्य में दोस्तों? तो बस्तर सबको पता है, बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें दोस्तों, रायपुर है। क्या है दोस्तों? रायपुर है। यह आपको ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी विद्यार्थी जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको कमेंट करके भी साथ में बता देना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। 16 अप्रैल, प्रश्न बहुत ही शानदार है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, मुंबई के थाने के मध्य आपको पता है भारत की प्रथम ट्रेन यानी रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। कब चली थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी दोस्तों? 34 किलोमीटर चली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। आगे बताइए, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर की बात करें दोस्तों तो संजय मल्होत्रा है। कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। यह आपको ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है, वो बात करें संजय मल्होत्रा जी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। क्या दिया है? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, तो ये तो सबको पता होगा। 19 अप्रैल कब लॉन्च हुआ दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। जो भारत का पहला उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों? सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अब बता दीजिए, दुनिया का दूसरा सबसे, पहला बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग है, नोट कर लीजिए। पहला बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा कहना, पहला बड़ा पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बड़ा पक्षी की बात करें दोस्तों, एमू है। कौन है? एमू की बात करें तो शुतुरमुर्ग के बाद दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा पक्षी की बात करें एमू है। और ये कौन से देश में खास तौर से पाया जाता है? पहले बताइए, कंगारुओं की भूमि किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, जल्दी से बताने की सभी विद्यार्थी देख लेते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब देंगे। जिसे कंगारुओं की भूमि कहा जाता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी 13 नंबर प्रश्न का बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। और ये खास तौर से कहां पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह आपको नोट कर लेना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। और कंगारुओं की भूमि भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वंदना कटारिया, ये एक महिला हॉकी खिलाड़ी है दोस्तों। वंदना कटारिया की बात करें, इसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये क्या है दोस्तों? हॉकी खिलाड़ी है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी वाला राइट होगा। वंदना कटारिया महिला खिलाड़ी है, पहले बात ये भी ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों? महिला खिलाड़ी है, हॉकी से संबंधित है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला बताइए, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। महात्मा गांधी ने, बात कर लेते हैं, करो या मरो, डू ओवर डाई का नारा बात कर लेते हैं, किस वर्ष दिया था? तो आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? पहले बता दीजिए जल्दी से। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें दोस्तों, कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और उसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यानी 1942 होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। एकदम आराम से प्रश्न को आप कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोलकाता, कोलकाता आपको पता है
1911 से पहले भारत की राजधानी हुआ करता था। 1911 के अंदर भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। तो 1900 बात कर लेते, 11 से पहले भारत की राजधानी था और कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? और याद रखिए पश्चिम बंगाल की दोस्तों क्या है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है कोलकाता। और कोलकाता की बात करें दोस्तों तो याद रखना है 1911 से पहले भारत की क्या था, राजधानी था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। और लोकसभा सदस्य के लिए बात करें विद्यार्थियों, लोकसभा सदस्य की बात करें तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और पीएम के लिए भी यही उम्र है, पीएम के लिए भी यही उम्र है, याद रखना, क्योंकि पीएम के लिए भी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और यदि राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उनके लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो 35 होनी चाहिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर, हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? स्वर्ण मंदिर कहेंगे। और स्वर्ण मंदिर जब बात आती है तो सबके दिमाग में दोस्तों क्या आता है? अमृतसर शहर आता है। कौन सा आता है? अमृतसर आता है। और अमृतसर दोस्तों कहाँ है? पंजाब के अंदर है। कहाँ है? पंजाब के अंदर है। तो गोल्डन टेम्पल जो कि प्रमुख सिख मंदिर है दोस्तों, इसका संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से संबंधित है। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से है, जो कि पंजाब के अमृतसर के अंदर है। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। भारत में महान्यायवादी एंटोर्नी जनरल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? एंटोर्नी जनरल। किसकी बात करें? भारत में महान्यायवादी का मतलब हो गया एंटोर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और एंटोर्नी जनरल बनने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसके समतुल्य क्या होनी चाहिए दोस्तों? योग्यता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अकबर, पहले बात प्रश्न बनता है दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया यह आपको बताना है। तो 1582 के अंदर अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई। विद्यार्थियों यह प्रश्न फेवरेट प्रश्न है टेरिटोरियल आर्मी का खास तौर से। आगे बढ़े दोस्तों। इंद्रधनुष में 7 रंगों, पहले बात तो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? नोट कर लो, श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है दोस्तों? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिनका क्रम होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वी का मतलब वोयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू हो गया, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। इनका पूरा नाम भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बहुत ही शानदार प्रश्न था। इंद्रधनुष या प्रिज्म में रंगों का क्रम आपसे पूछे तो सीधा याद रखना है विबग्योर। आगे बढ़िए 22 नंबर प्रश्न, क्योंकि आपको पता 20 प्रश्न हमने किसके कर लिए थे? जो जीके के कर लिए। अब आपको पता 21 नंबर प्रश्न से हमारी साइंस शुरू हो चुकी है, जो 15 प्रश्न हम साइंस के करने वाले हैं। और टेरिटोरियल आर्मी में जीके के 20 प्रश्न, साइंस के 15 और मैथ के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो दोस्तों वो बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन उपधातु की बनी होती है। सिलिकॉन दोस्तों एक क्या है? उपधातु है। यह आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते थे। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, नीला थोता, नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों नीला थोता को हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। नोट कर लीजिए क्या कहते हैं दोस्तों? कॉपर सल्फेट कहते हैं। अब कॉपर सल्फेट का आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? जल्दी से देख लीजिए।
कॉपर सल्फेट का सूत्र आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? CuSO4 और जल के 5 अणु पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा? कॉपर सल्फेट और जल के 5 अणु पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहे दोस्तों, भविष्य का ईंधन कहे तो हाइड्रोजन है। दोनों प्रश्न याद रखिए। भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन कहे ना दोस्तों, तो आपको करना है हाइड्रोजन। क्या करना है दोस्तों? हाइड्रोजन करना है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और भविष्य की धातु कहे दोस्तों, तो भविष्य की धातु होगी टाइटेनियम। कौन सी होगी? टाइटेनियम को दोस्तों भविष्य की धातु कहा जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला बताइए, आतिशबाजी। आतिशबाजी यानी पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, तो उसके अंदर हरा रंग किसका प्रतीक होता है? यानी हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो बेरियम के कारण दोस्तों हरा रंग होता है। और याद रखिए, स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग होता है। यह प्रश्न भी आ सकता है, लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम जो तत्व होता है उसके कारण जो पटाखे या आतिशबाजी हम करते हैं उसमें लाल रंग किसका प्रतीक होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? देखो, भारी तत्व बात करें तो यूरेनियम है। भारी तत्व की बात करें दोस्तों तो क्या है? भारी तत्व यूरेनियम है। और भारी यदि मैं बात करूं गैस, बता दीजिए जल्दी से, भारी गैस क्या है? भारी गैस की बात करें दोस्तों तो रेडोन है। भारी गैस की बात करें तब आपको रेडोन करना है। और यहां तो भारी क्या पूछा है? धातु पूछा है। तो भारी धातु तो दोस्तों ओस्मियम होती है। देखो, भारी धातु ओस्मियम है, भारी तत्व यूरेनियम है। और यदि मैं बात करूं भारी गैस की बात करें तो आपको रेडोन करना है। ये सारे प्रश्न आप नोट कर लीजिए, पेपर में आ सकते हैं, टीए में खास तौर से। अगला बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में दोस्तों क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, यानी Fe यानी आयरन पाया जाता है दोस्तों। यह भी ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। अगला बताइए भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है 28 नंबर। मोनाजाइट क्या दिया हुआ है? मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो मोनाजाइट सबको पता होगा थोरियम का अयस्क है। किसका है दोस्तों? थोरियम का अयस्क है। और याद रखना, भारत इसमें सर्वोच्च स्थान पर है उत्पादन में। सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है दोस्तों? भारत उत्पादन की दृष्टि से थोरियम में 1 नंबर आता है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत, और भारत में भी खास तौर से बात करें दोस्तों तो कहां पाया जाता है? यह याद रखना है, केरल व तमिलनाडु। केरल व तमिलनाडु के अंदर इसके स्रोत है। तमिलनाडु के अंदर इसके स्रोत है, याद रखना। तो थोरियम होता है सर्वोच्च स्थान पर विश्व में, कौन है? भारत है। और भारत में कहां होता है? केरल। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु के अंदर खास तौर से थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट इसका क्या है दोस्तों? अयस्क है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर तो 29 तो आपके सामने बहुत ही शानदार है, विटामिन B2 का। चलिए, थाइमिन क्या होता है दोस्तों? विटामिन B1 का नाम होता है। B1 का थाइमिन होता है। B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और नियासिन की बात करें तो B3 का रासायनिक नाम होता है। तो इतने सारे बी के जो रासायनिक नाम है वो आपको ध्यान रखना है। थाइमिन की बात करें विटामिन B1 का नाम, और B2 का राइबोफ्लेविन होता है। और नियासिन की बात करें विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। आगे बढ़िए दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या है दोस्तों? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में सबको पता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसको वैसे क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो कई बार हो सकता है आपको मेथेनोइक अम्ल ऑप्शन में दे दे, ये फॉर्मिक नहीं दे तो समझ जाना मेथेनोइक अम्ल आपको दे सकता है, क्योंकि इसका रासायनिक तौर पर नाम क्या होगा दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दोस्तों दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल बात करें तो संतरा वगैरह में कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दिया है? कैंसर का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? कैंसर का अध्ययन करने वाला विज्ञान ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और कार्डियोलॉजी की बात करें, हृदय का अध्ययन, नोट कर लीजिए, हृदय का अध्ययन करने वाला विज्ञान दोस्तों क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है दोस्तों कार्डियोलॉजी। और न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान न्यूरोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरे का अपवर्तनांक, चलिए बता देता हूं, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? चलिए बात कर लेते हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, हीरे का अपवर्तनांक। और यदि मैं बात करूं ये किसका है, ये 1.33 होता है जल का। किसका होता है? जल का होता है। और 1.54 किसका होता है? कांच का होता है। यदि मैं बात करूं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है लगभग, और जल का 1.33 होता है। अब बताइए हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। हीरे का क्रांतिक कोण, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी बता दीजिए। तो हीरे का क्रांतिक कोण होता है दोस्तों 24.4 डिग्री। कितना होता है? 24.4 डिग्री हीरे का क्रांतिक कोण होता है। और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है। और मीथेन की बात करें, इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। यह बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक की बात करें दोस्तों तो मीथेन होता है, यानी CH4 होता है। यह आपको नोट कर लेना है। अगला बताइए, भूपृष्ठ में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? यानी जो पृथ्वी है उसके अंदर सर्वाधिक तत्व दोस्तों पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। और सर्वाधिक धातु कहे ना दोस्तों, आपको कह दे सर्वाधिक धातु कौन सी पाई जाती है, तब एल्यूमिनियम करना है। देखो भूपट्टी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु की बात करें तब आपको एल्यूमिनियम करना है। और सर्वाधिक तत्व की बात करें दोस्तों वो पाया जाता है ऑक्सीजन। और 2 नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है सर्वाधिक, यह आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक धातु कह दे स्पेशली तब एल्यूमिनियम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, देखो साइंस का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब मैथ शुरू होगी। 15 प्रश्न मैथ के होने वाले हैं। पोलियो से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखो पोलियो एक होता है पीलियो, पीलिया से कौन सा प्रभावित होता है? पीलिया की बात करें तो यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है दोस्तों? यकृत प्रभावित होता है। और यदि पोलियो से बात करें तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और याद रखिए एड्स, यह प्रश्न टीए आर्मी के पेपर में आया था। एड्स की बात करें प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। यदि एड्स की बात करें तो क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र होता है। और यदि मैं बात करूं पोलियो से तो पोलियो से होता है तंत्रिका तंत्र, और यहां है प्रतिरक्षा तंत्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारी मैथ का पार्ट शुरू हो चुका है, बहुत ही शानदार होने वाला है। एक गोलाकार गुब्बारा, गुब्बारे की त्रिज्या 4 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? अब देखो गोलाकार गुब्बारा है तो बताओ आयतन के बारे में पूछ रहे, तो गोले का आयतन क्या होता है? जल्दी से बताइए। गोले का आयतन सूत्र बता दो जल्दी से। गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो बाकी सब राशियां तो नियत है। आर की घात कितनी है दोस्तों? यदि मैं बात करूं तो आर की घात कितनी है? आर की घात आपके सामने है 3। आर की घात कितनी है दोस्तों? 3 है। तो आप क्या करोगे, जितने गुणी कर रहे हैं ना 4 गुणी उसकी घात 3 कर दो। तो 4 की घात आप 3 करोगे कितना होगा दोस्तों? 64 होगा। क्या? तो 64 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? आयतन, आयतन आपका होने वाला है 64 गुना। एकदम आराम से कर सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो आयतन की बात करें आर क्यूब आर है तो आप जितने गुणा कर रहे हैं उसकी क्यूब कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है
तो उसकी परिधि बताओ। वृत्त की परिधि सबको आता है, त्रिज्या आर आपको दे रखा है, तो बताइए परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। तो जल्दी से कर दो, 2 × 22/7 गुणा आर का मान है 14। अब देखो जो कट रहा है वो काट लीजिए जल्दी से। सभी विद्यार्थी देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। बहुत ही शानदार आपकी क्लास होने वाली है। नोट कर लीजिए जल्दी से। मार्कर थोड़ा सा गिर गया है, चलो मार्कर दूसरे वाला ले लेते हैं, वो इधर चला गया कहीं, कोई बात नहीं, दूसरे वाला मार्कर ले लेते हैं। ये लिया भाई दूसरे वाला, ठीक है, क्योंकि उधर जल्दी से ऐसे गिर गया, पता नहीं किधर चला गया, स्टूडियो के अंदर गायब हो गया मार्कर। चलिए बताइए भाई, तो आर 7 से काट दीजिए जल्दी से, कितनी बार कटेगा? 2 बार। और ये हो जाएगा जल्दी से 2 दूनी 4, 4 × 22, 22 चौको कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में आएगा, कितना आएगा दोस्तों? 88 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं 38 नंबर। जल्दी से बता दीजिए, 5 वर्ष पूर्व है, प्रश्न क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व है, मीना की मां मीना से 7 गुनी बड़ी थी। अब देखो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए आपको दोनों का अनुपात लिख लेना है। चलो ये लिखते हैं मीना, मीना लिख लिया, और उसकी बात कर लेते हैं मां, मीना और उसकी मां है, तो ये अनुपात लगा दिया। देखो कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पूर्व है, तो ये लिखा 5 वर्ष पूर्व है। अनुपात आपको दे रखा है कितना? 7, यानी 1:7। 7 गुणी का मतलब 1:7 दे दिया। आगे क्या दिया है? 5 वर्ष बाद, ये लिखा भैया 5 वर्ष बाद। कितना अनुपात दिया? 5 वर्ष बाद की बात करें तो कितना? 3 गुना बड़ी होगी, तो 1:3 लिख लीजिए जल्दी से। अब देखो इस टाइप का जब भी 2 अनुपात आपको दिया हुआ हो तो वज्र गुणा वाला तरीका लगा दिया करो। चलो करते हैं, इनको वज्र गुणा करते हैं, तो ये आया 7 और ये आया 3। अब क्या करना है? यहां अंतर ले लो, जल्दी से अंतर ले लो, तो ये 2 बट्टा कितना दोस्तों? 2/4, और गुणा समय का अंतर, इनका अंतर कितने का है? जल्दी से बता दो, इनका अंतर कितने का है? 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष का अंतर हो गया। कितने वर्ष का अंतर हो गया दोस्तों? 10 वर्ष का। तो यहां 10 से गुणा कर देना, काटा पीटी करके देखना, 5 वर्ष आ गया 1 का मान। 5 वर्ष आ गया बिल्कुल, क्योंकि ये 2 बार कट के 5 आ जाएगा, बिल्कुल कर लीजिए। अब बताओ दोनों की आयु ये निकाल लेंगे, तो एक तो होगा 5 वर्ष और एक होगा कितना? 5 सत्ते 35 वर्ष। ये कब का है? ये कब का है दोस्तों? ये है 5 वर्ष पहले का। तो मीना की वर्तमान आयु आपको बतानी है। मीना की क्या बतानी है दोस्तों? मीना की वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान कितनी होगी दोस्तों? 5 + 5 कर दो, 5 + 5 कर दो, 10 वर्ष आएगी। किसकी ज्ञात की हमने? मीना की ज्ञात की है। यह आयु हमने ज्ञात किसकी की है? मीना की। उसकी मां की कहता तो वर्तमान में 40 वर्ष होती, उसकी मां की कहता तो वर्तमान में 40 वर्ष होती, तो यह तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 39। और टीए पेपर के अंदर अब तक जितने पेपर हुए उनमें इस टाइप का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 30 मीटर है, समांतर भुजाओं का योग 30 मीटर है, और उनका क्षेत्रफल इतना है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी हाइट ज्ञात करो। एकदम आसान है, चलो बताते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो नोट कर लो, तो 1/2 a + b गुणा h होता है, और इसका मान आपको कितना दे दिया? 120 आपको दे दिया, 120 दे दिया। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख लीजिए। 1/2 भुजाओं का योग आपको दे रखा है, क्या? भुजाओं का योग आपको दिया है, कितना दिया है? ये रहा 30, तो यहां 30 रख दो, गुणा h, यानी बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों कट रहा है तो काटा पीटी कर दो, तो ये कट देते हैं 15 बार, और 15 से ये कट कर दो, 15 × 120 होता है, तो h बराबर आएगा दोस्तों 8 मीटर। h का मान कितना आएगा? 8 मीटर आपका आने वाला था, एकदम आराम से कर सकते थे। 8 मीटर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न तो एकदम इजी आ गया दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। क्या करना है? घाते जोड़ना है, क्योंकि आपको बताया हुआ है a की घात m गुणा a की घात n हो, तो क्या करते हैं?
ए की घात m प्लस n करते हैं। घातें जुड़ती है जब आधार समान हो। तो कर दो ए की घात 4 प्लस 3 कर दो, तो ए की घात कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ए की घात कितनी आ जाएगी दोस्तों? 7 आ जाएगी। तो उत्तर आएगा ए की घात 7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बिल्कुल बी वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न बता दीजिए जल्दी से। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। क्या दिया हुआ है? 16 के स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं, -8 के प्लस 1 गुणनखंड करना है तो बिल्कुल लिख लीजिए इस टाइप से, बराबर 0 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ गुणा करे तो 16, गुणा करे तो 16। यहां ध्यान देने की बात है, ये देखो इनको गुणा करना, 16 1 16, तो गुणा करे तो आना चाहिए 16, गुणा करे तो आना चाहिए आपका 16 बिल्कुल। और यहां प्लस का चिन्ह है तो जोड़ करे तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो संख्या क्या है दोस्तों? संख्या क्या है? 4,4 है। 4,4, यदि 4 को 4 से जोड़ोगे तो 8 हो रहा है, गुणा करने पर 16 हो रहा है। तो इसको 4 और 4 के रूप में तोड़ दो। चलो करते हैं। 16 के स्क्वायर -4 के -4 के प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए। अब तो हो जाएगा एकदम आराम से। जो कॉमन आ रहा है जल्दी से कॉमन ले लो। यहां कॉमन क्या आ रहा है? 4 के कॉमन आ रहा है, तो ये 4 के कॉमन लिया, बचा क्या? 4 के -1, और यहां एक कॉमन ले लो माइनस का, तो 4 के -1, तो ये आपका आ जाएगा, बता दीजिए, 4 के -1 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? 4 के -1, तो दोनों सेम बचेगा, या हम कह सकते हैं 4 के -1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। स्क्वायर मिले तो स्क्वायर कर दो, नहीं 4 के -1 और 4 के -1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी वाला राइट होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकता है, स्क्वायर लगा के, ध्यान रखना है ऑप्शन में किस टाइप से दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक घन की भुजा आपको दे दी है, 3 मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है घन का? घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब कर दो, कितना आएगा? 27, और मीटर का भी क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। तो 27 मीटर क्यूब आपका जवाब आएगा। देख लीजिए कहां दिया हुआ है 27 मीटर क्यूब, ये रहा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। अगला बताइए भी। 15 20 5 10 0 का क्या बताना है? औसत बताना है। औसत क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कर दो 15 प्लस 20 प्लस 5 और प्लस 10 प्लस 0, संख्या कितनी हो गई? देख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गई, 5 संख्या हो गई बिल्कुल। अब जोड़ो इनको, कितना हो रहा है? तो ये शायद 50 हो रहा है क्या? जोड़ना आप 50 हो रहा है क्या? देखो ये जोड़ लीजिए, 15 और 5 20 20 40 और 50, 50 बटे 5, यानी जवाब आपका आएगा दोस्तों 10। कितना आएगा? 10 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? एकदम आराम से हो जाता है इस प्रश्न के अंदर, कोई दिक्कत किसी भी विद्यार्थी के नहीं आनी चाहिए थी। आगे बढ़ते 44 नंबर। एक व्यक्ति अपनी 40,000 की आय में से 20% दान कर देता है, तो दान की गई राशि बताइए। तो दान कितनी परसेंट करता है? 20। तो दान की गई राशि आपको बताना है। दान की गई राशि तो आप करोगे 40,000 का कितना प्रतिशत? 20% दान की गई है, तो 20/100। चलिए काटापीटी कर देते हैं भाई। 0 से 0 कट कर दो, बिल्कुल कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, 4 दूनी 8, तो यह आपका राशि आएगी 8,000 रुपए। कितनी आएगी दोस्तों? दान कितना? 8,000 रुपए करेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। और विद्यार्थियों क्लास अच्छी लग रही है, शानदार जानदार लग रही है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगला है, यदि 5,000 रुपए की धनराशि का 4% दर पर साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, तो क्या ज्ञात करना है? समय कितने वर्ष है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का सीधा सा तरीका होता है, समय बराबर दोस्तों क्या होगा? ब्याज गुणा 100। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या होता है? मूलधन गुणा दर। क्या करते हैं दोस्तों? मूलधन गुणा दर करते हैं। तो जल्दी से कर दीजिए, ब्याज कितना है आपको दिया हुआ है? 400 रुपए, गुणा 100 कर दो,
और बट्टे में मूलधन कितना दिया है 5,000 रुपए दिया हुआ है, गुणा और दर दिया हुआ है 4%। चलो काटापीटी करके हल करने की एक बार कोशिश करते हैं, सभी विद्यार्थी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो कलर्स थोड़ा सही ले लेते हैं। अब जो कट रहा है उनको काटने की कोशिश करो, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये 1 शून्य कट हो जाएगा। अब 4 से कट होगा ये 10 बार, और 10/5 मतलब कितना आएगा दोस्तों, 2 वर्ष आपका जवाब आएगा। कितना वर्ष आएगा, 2 वर्ष आपका जवाब आएगा। देख लीजिए 2 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सी वाला राइट होगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। एक व्यक्ति कोई कार्य 60 दिनों में पूरा करता है, टोटल 60 दिनों में करता है। यदि वह 12 दिन में कितना कार्य करेगा, तो वह 12 दिन में कितना काम करेगा। तो 12 दिन काम किया कितने में से, 60 में से, तो 12/60 कर दो, तो आएगा 1/5 भाग कर दिया। कार्य का कितना भाग कर दिया, 1/5 भाग कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो टोटल काम करने में कितना दिन लगता है, 60 दिन लगता है, तो 60 में से 12 दिन का कर दिया, तो 12/60 यानी 1/5 भाग काम का हो चुका है। आगे बताइए, यदि किसी संख्या को 9 से गुणा करने पर 108 आता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 9 से गुणा करने का, हमने संख्या मान ली x है, संख्या क्या मानी दोस्तों, x मानी, और 9 से गुणा किया तो वो कितना होगा, 9x बराबर कितना दिया, 108 दिया। तो x बराबर आएगा दोस्तों 108/9 यानी 12 आ जाएगा क्या, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, 12 होगी। और 12 को 9 से गुणा करके देख लो 108 आ रहा है, बिल्कुल एकदम आराम से हो जाता। अगला बताइए, 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो 7 गुणा 20 कर दो, टोटल आ जाएगा, 7 गुणा 20 किया कितना आया, 140 आया। तो ये क्या आ गया, 7 का योग आ गया, 7 का क्या आ गया, योग आ गया, बिल्कुल 7 का योग आपके पास आ गया। अब आगे दिया तथा 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग, 6 का योग आपको दे दिया, कितना दिया दोस्तों, 6 का योग आपको दिया है 110, कितना दिया, 110 दिया। तो 7वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है दोस्तों, 7वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है, एकदम आसान होगा 7वीं संख्या ज्ञात करना। क्यों होगा दोस्तों, 7 संख्याओं का योग 140 है और 6 का 110 है, घटा देंगे तो ये आएगा 30, कितना आएगा, 30 आपका जवाब आएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो दोनों की आयु का अनुपात बताना है। देखो ये लिखा पिता, पिता लिखा, और फिर क्या क्या नाम दे रखा है, पुत्र दे रखा है। पहले पिता है तो पहले पिता ही रखना है, और 45 वर्ष और कितना है, 9 वर्ष है, तो ये लिखा 45 और 9, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है ना, 5:1 आपका जवाब आ जाएगा। कितना आएगा, 5:1, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान आ गया। 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति सप्तभुज कहलाएगी, और 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति षटभुज कहलाती है। 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, और चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए, आज की हमारे मॉडल पेपर की जो क्लास हुई है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर, बता दीजिए 50 में से कितने प्रश्न राइट हुए। देखो सबको 40+ का टारगेट दिया था, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, 40+ होना चाहिए। पेपर टेरिटोरियल आर्मी का आसान आता है, इसलिए थोड़ा स्कोर आपको अच्छा करना पड़ेगा, 40 से कम किसी के नहीं होना चाहिए। बता दीजिए जीके के अंदर कितने राइट हुए। जीके के अंदर 20 प्रश्न हमने किए। साइंस के अंदर बात करें तो साइंस के अंदर हमने कितने क्वेश्चन किए, 15 किए। और मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर हमने कितने प्रश्न किए, 15 प्रश्न किए। यह आपका पैटर्न रहेगा पेपर के अंदर। टेरिटोरियल आर्मी नई भर्ती जो जून जुलाई के अंदर होने वाली है, फिर आपका पेपर होगा, तो जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे ऐप के साथ एडुकृष्णा ऐप पर टेरिटोरियल आर्मी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और कंप्लीट टॉपिक वाइज कोर्स भी टेरिटोरियल आर्मी पर फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा एडुकृष्णा
ऐप पर। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी हमारा ऐप एडुकृष्णा डाउनलोड कर लीजिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अग्निवीर वाले विद्यार्थियों की इस पेपर में कितने राइट हुए ये भी बता दीजिए। साथ में लिखना भाई सर मैं टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ। अग्निवीर वालों के तो देखो भाई 45 प्लस होना चाहिए इस पेपर के अंदर, टेरिटोरियल आर्मी वालों के 40 प्लस होना चाहिए। तो बता दीजिए जल्दी जल्दी कितना क्वेश्चन राइट हुए। आज के सेशन को बस यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।